नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी की। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किस प्रकार से भ्रष्टाचार पर उत्तर प्रदेश में कार्य करने शुरू किए हैं या कर रहे थे वो, लेकिन अभी खुलकर डिसीजन लेने शुरू किए। इसके अतिरिक्त हालांकि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे हो, उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे हो और उत्तर प्रदेश में लोगों के ईज़ ऑफ लिविंग कैसे हो, इन सब पर वो काम कर रहे हैं। ईज़ ऑफ लिविंग उत्तर प्रदेश का मतलब है कि लोगों को कोई भूखा ना सोए, किसी को समस्या ना हो, अस्पतालों में अच्छा इलाज हो, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो या जो पब्लिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो अच्छी हों। इन सब पर उत्तर प्रदेश में बखूबी खूब काम चल रहा है। लेकिन कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक ने बहुत सारे प्रस्ताव, लगभग 55 प्रस्ताव पास किए हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, अभी हम लोग बात उस पर भी करेंगे कि भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस से आए एक बड़े नेता, उनके मंत्री परिषद उनके मंत्री रहते हुए जिस प्रकार ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बड़ा खेल हुआ है, उस पर कैसे योगी जी ने एक्शन लिया है। मैं बात कर रहा था जितिन प्रसाद जी की। वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, बड़े अहम भूमिका में है, अहम मिनिस्ट्री उनके पास है और उनके डिपार्टमेंट में जिस प्रकार ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल खेला गया, उस ट्रांसफ़र पोस्टिंग के खेल में किस प्रकार से वो पकड़ा गया और योगी जी ने क्या एक्शन लेना शुरू कर दिया है और किसी को माफ़ करने के मूड में योगी जी नहीं है, भ्रष्टाचार के मामले में तो खास तौर से, और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में। लेकिन फिर भी हम जान ही रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लंबे समय से भ्रष्टाचार के चंगुल में जकड़ा रहा और चूंकि उत्तर प्रदेश लंबे समय से ऐसा जकड़ा हुआ है, इसलिए सफाई करना इतना आसान काम नहीं है। और कांग्रेस से खास तौर से बहुजन समाज पार्टी से खास तौर से जो लोग आए हों और दूसरी पार्टियों से, समाजवादी पार्टी से जो लोग आए हों, मंत्रिपरिषद मिल गया हो, उनका क्या हाल होगा। हालांकि जाने अनजाने वो ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं या फिर उनको वर्क कल्चर बीजेपी का नहीं मालूम, ये सब कुछ प्रश्न हैं। इन सब पर हम लोग आज चर्चा करेंगे और बताएंगे कि योगी जी ने इस प्रकार के जो समस्याएं थी या इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार के मामले आए, उन पर किस प्रकार एक्शन लिया। योगी जी की सरकार ने 55 प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किए। जो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव पास किया $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कैसे उत्तर प्रदेश बनेगा। अब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए हम सब जान ही रहे हैं कि पूरे देश में 2014 से पहले जो सरकार थी वो पूरे देश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पर काम कर रही थी। आज की तारीख में केंद्र की सरकार लगभग $3 ट्रिलियन पर है और $5 ट्रिलियन की तरफ है। फिर भी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है, 20% के लगभग आबादी है और बड़ा भूभाग भी आता है। तो फिर अगर पूरे देश में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 20% हम उत्तर प्रदेश वाले अकेले हिस्सेदार हैं, तो जाहिर सी बात है कि 20% इकोनॉमी में भी योगदान होना चाहिए। 20% इकोनॉमी में योगदान का मतलब हो गया, अगर केंद्र सरकार 5 ट्रिलियन पर जाती है तो हमें 1 ट्रिलियन पर आना ही होगा। अब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए कैबिनेट में विस्तृत चर्चा हुई, आवश्यकता महसूस हुई किन किन सेक्टर्स में काम करना चाहिए, क्या क्या ऐसे विषय हैं जिन पर अपने को काम करना है और क्या हम कर सकते हैं। इसके लिए कैबिनेट ने प्रस्ताव मंजूर किया कि हम एक एजेंसी हायर करेंगे, उस एजेंसी से सुझाव लेंगे, वो हर एक जगह पर काम करेगी, हर एक विषय पर, इकोनॉमी पर काम करेगी और वो हमें सुझाव देगी, तब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। दूसरे प्रस्ताव में बुंदेलखंड में प्राकृतिक खेती के लिए विकास खंड द्वारा 500 हेक्टेयर क्षेत्रफल में खेती की 470 क्लस्टर बनाकर मतलब होता है कि कोई पार्टिकुलर खेती का एक क्लस्टर बनाया, एक स्थान बनाया और उस पर कौन कौन सी खेतियां हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें इकट्ठी होनी चाहिए, उनको चिन्हित किया जाए, उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाए और किसान को जो प्राकृतिक खेती है, प्राकृतिक खेती की तरफ डाइवर्ट किया जाए। उसके पैसे भी अच्छे मिलते हैं और अच्छा काम चलता है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जो कंसल्टेंसी कंपनी उत्तर प्रदेश सरकार ने हायर करने की बात कही है, वो डिलाइट इंडिया का उसका नाम है। पुलिस विभाग, गृह विभाग में जितने वाहन निष्प्रयोग में हैं उन पर कैसे एक्शन हो, इन पर और कुछ
प्रौद्योगिक यूनिवर्सिटियां बनाई जाएं, कुछ यूनिवर्सिटियों को बढ़ाया जाए, उनमें कुछ यूनिवर्सिटियां नई बनाई जाएं, और ये इन पर सब पर चर्चा हुई जो सामान्यतः होती है। हॉस्पिटल्स में क्या होना है, नए हॉस्पिटल्स बनने हैं, नए पंचायत क्षेत्र बनने हैं, क्षेत्रफल पंचायतों का बढ़ाना है, या फिर नगर महापालिका बढ़ानी है, नगर पालिका बनानी है, ये सब हुआ। हम लोग बात कर रहे थे उस विषय पर जो भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में कुछ मामले सामने आए हैं नई सरकार बनने के बाद, खासतौर से जितिन प्रसाद के मंत्रालय में। आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले ही ब्रजेश पाठक, जो कि मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव को लिखा था कि हमारे विभाग में जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल है, कोई खेलने वाला है और इन विषयों पर हमें जानकारी भी नहीं है। यानी कि मंत्री को जानकारी हुए बगैर उन पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाता है, उनके डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाता है, और बड़े पदों पर इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहे हैं जिनकी जानकारी उनको नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी, तो आप जान ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर उन्होंने किसी को मंत्री बनाया है और मंत्री ये शिकायत करता है कि हमारे कंट्रोल में मंत्रालय ही नहीं है, मंत्रालय के लोग कुछ और ही खेल कर रहे हैं, मेरा सेक्रेटरीट कुछ और खेल कर रहा है, मेरे सचिव कुछ और खेल कर रहे हैं जो मेरे वश में नहीं है, ऐसी सिचुएशन में सीधी सी बात है कि इसमें खिलाड़ी कौन है, तो उसका पता लगाना चाहिए। उसके लिए एक 3 सीनियर IAS की एक टीम बनाएगी और SIT बनाएगी। उस SIT को दिया गया काम कि भाई करिए। वो अभी जांच चल ही रही थी अश्विनी वो चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में, और तब तक जितिन प्रसाद जी के मंत्रालय PWD में एक बड़ा खेल सामने आया है। किसी ने शिकायत की कि यहाँ ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक बड़ा गेम चल रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनकी 1 महीने में 3 पोस्टिंग हुई, यानी कि पहले जनरल पोस्टिंग हुई, जनरल पोस्टिंग के बाद कुछ दूसरी जगह पोस्टिंग हुई, कुछ ले देकर उन्हें फिर से कहीं और भेज दिया गया। ये हम सब जान ही रहे हैं लोग पोस्टिंग रुकवाने के लिए क्या क्या करते हैं। पोस्टिंग रुकवाना, पोस्टिंग अच्छी जगहों पर जहाँ उगाई वाली जगह हो, ये अधिकारी अपने खेलते रहते हैं। तो इस परिस्थिति में ये सब कुछ चल रहा था। कुछ लोग 15-15, 20-20 साल से एक ही कार्यालय में बैठे हुए हैं और अधिकारी हैं वहाँ खेल रहे हैं। जिनकी पोस्टिंग होनी चाहिए उनकी पोस्टिंग नहीं हुई, जिनकी नहीं होनी चाहिए उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रहे हैं। यानी कि लोगों को परेशान करने का भी और मलाई के स्थानों पर बैठने का भी इंतजाम हो रहा था। ये जो जांच टीम बैठी थी, इस जांच टीम को, SIT को ही वो पत्र मिले और लोगों ने शिकायत की। तो शिकायत करने के बाद जांच टीम ने पाया कि वाकई में जितिन प्रसाद जी की मिनिस्ट्री में बड़े फेरबदल हुए हैं, यानी कि उनके डिपार्टमेंट में बड़े फेरबदल हुए हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक बड़ा गेम है और नियमों को ताक में रखकर जो उत्तर प्रदेश सरकार ने नियम बना रखे हैं कि किस प्रकार ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी, और वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नियम क्या हैं, 3 साल एक स्थान पर रहना चाहिए, रूरल एरिया में कितना रहना चाहिए, अर्बन एरिया में कितना रहना चाहिए, एक पोस्ट अपने घर से कितनी दूरी पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, कौन से क्षेत्र में हो सकती है, आयु के अनुसार कैसे पोस्टिंग हो सकती है, ये सब ट्रांसफ़र पोस्टिंग के अपने नियम हैं। तो पता लगा कि नियमों को ताक में रखते हुए बड़ी संख्या में ट्रांसफ़र पोस्टिंग PWD में हुए। अब सवाल ये पैदा होता है कि PWD मिनिस्टर ब्रजेश पाठक जी की तरह ये तो कह नहीं रहा कि भाई ये हमारे डिपार्टमेंट में कोई और ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रहा है, और उनका OSD उनके साथ है। OSD उनका अनिल पांडे, जो कि एक केंद्रीय अधिकारी है और डिप्यूटेशन पर उत्तर प्रदेश में रहे होंगे, उनको OSD बना दिया गया जितिन प्रसाद जी का। जब ये गड़बड़ी पाई गई तो पाया गया कि OSD इस मामले में बड़ा गेम खेल रहा था। एक चीज़ और है, बड़े मंत्रालयों की खास बात यह है कि मंत्री स्वयं एक्शन नहीं लेता, स्वयं कोई कार्रवाई नहीं करता, वो अपने OSD को बोलता है, और OSD इन्फ्लुएंस में लेकर कि भाई मंत्री जी का मैं OSD हूँ। OSD का मतलब होता है ऑफिसर स्पेशल ड्यूटी। तो मैं फला मंत्री का OSD हूँ। मंत्री अपनी बात OSD के माध्यम से करता है और OSD ही टैकल करता है, क्योंकि मंत्री हर जगह पर हर विभाग के अधिकारियों से सीधी बात नहीं कर सकता, इतना समय उसके पास नहीं होता। वो पॉलिसी वर्क में इंगेज होता है, वो टूर पर इंगेज होता है, वो विजिट पर इंगेज होता है, और बहुत सारे और भी उसके पास बाकी मंत्रालयों के काम होते हैं। बाकी मंत्रालयों से मतलब है कि वो कहीं का प्रभारी मंत्री भी होता है और वो कैबिनेट का सदस्य भी होता है, कैबिनेट को भी मंजूरी या उनमें प्रस्ताव लाना और दुनिया भर का। तो ऐसी परिस्थिति में OSD एक ऐसा व्यक्ति होता है जो लगातार अधिकारियों के संपर्क में रहता है, डिपार्टमेंट के A से लेकर Z तक अधिकारियों के ऊपर कमांड करता है। तो ये सारा पाया गया कि OSD के द्वारा हो रहा था ट्रांसफर पोस्टिंग।
माननीय मुख्यमंत्री जी को पता लगा, तो आप सोचिए कि एक सीनियर अधिकारी, एक सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी जो कि ओएसडी बनकर डिप्यूटेशन पर उत्तर प्रदेश में हो, मंत्री जी का ओएसडी हो, उत्तर प्रदेश सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया कि इनको पुनः दिल्ली भेज दिया जाए। अब आप सोचिए कि दिल्ली से डिप्यूटेशन पर जिसको लिया गया हो या भेजा गया हो, मैं मान के चलूं क्योंकि केंद्र और राज्य में दोनों एक ही पार्टी की सरकारें हैं, तो भेजा गया होगा। भेजने पर वो व्यक्ति अगर ऐसा कुछ करता है, उसके माध्यम से होता है, तो उसके दो मतलब निकाले जाने चाहिए। एक मतलब तो ये है कि जितेंद्र प्रसाद जी करवा रहे होंगे। जितेंद्र प्रसाद ओएसडी के माध्यम से ही, सभी मंत्री ओएसडी के माध्यम से काम करते हैं, तो जितेंद्र प्रसाद के ओएसडी का काम करने का मतलब हो गया कि जितेंद्र प्रसाद की इच्छानुसार सब कुछ चल रहा था और कहीं न कहीं मंडवाली ओएसडी कर रहा था और लाभ जितेंद्र प्रसाद जी को चल रहा था। इसका एक मतलब ये निकलता है। दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि जितेंद्र प्रसाद को कोई जानकारी ही नहीं है कि मेरे पीठ पीछे कैसे चल रहा है। जैसे ब्रजेश पाठक जी का कहना था कि मेरे पीठ पीछे क्या चल रहा है, मुझे जानकारी ही नहीं है कि आखिर कौन खेल खेल रहा, कितना खेल रहा और क्यों खेल रहा। तो वो तो उनकी बात जेन्युइन लगती है कि भाई मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए एक्शन इन पर लिया जाए, अधिकारियों को वश में किया जाए, इस पर एक एसआईटी बनाई जाए, पता किया जाए, जो जो इसमें दोषी है उनको इस पर उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और मुझे काम करने का अवसर दिया जाए ताकि मैं मंत्री हूं तो मैं उस पर अच्छा काम कर सकूं। दूसरी तरफ जितेंद्र प्रसाद जी का कोई इस प्रकार की कंप्लेंट नहीं आई, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की कंप्लेंट के आधार पर ओएसडी निपट गया। अब उसका दूसरा मतलब यह भी निकलता है कि ओएसडी जितेंद्र प्रसाद को समझता ही नहीं है और जितेंद्र प्रसाद जी को कोई बात बताता नहीं, क्योंकि केंद्र से आया हुआ है तो वो क्या पता है, जितेंद्र प्रसाद जी नए हैं, उनको अपने अर्दम में लेकर या उनको इतना प्रेशर में लेकर कि भैया जितेंद्र प्रसाद जी आपको इस पार्टी में काम करना है तो ऐसे 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 करना पड़ेगा और मैं बताता हूं कैसे करना पड़ेगा और मैं इसीलिए भेजा गया हूं या मैं इसीलिए आया हूं। तो ये भी संभव है कि ओएसडी ना केंद्र को ना राज्य को, और जितेंद्र प्रसाद जिसके मातहत वो आता है जितेंद्र प्रसाद को भी कोई भावना दे रहा हो और केंद्र और राज्य को खबर भी न दे रहा हो। ओएसडी अकेला ही बहुत बड़ा खिलाड़ी। एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी जब बहुत लंबे समय तक काम करते हैं तो ये तो पक्की बात है कि उनको अनुभव खूब हो जाता है, लोगों को पढ़ना सीख जाते हैं, लोगों के ऊपर प्रभाव डालना सीख जाते हैं और किसी न किसी प्रकार से खेल खेलना सीख जाते हैं। तो ये इन दोनों में से कोई भी बात हो सकती है कि जितेंद्र प्रसाद जी ओएसडी के माध्यम से काम कर रहे हो या ओएसडी जितेंद्र प्रसाद को ओवरपास कर रहा हो, लेकिन कुल मिलाकर कर ओएसडी ही रहा था। ऐसी परिस्थिति में 3 आईएएस ऑफिसर्स की जो एसआईटी बनी हुई है वो उस एसआईटी ने ओएसडी को दोषी माना और अभी गहराई से उस पर जांच करने के लिए आगे अग्रसर हुए और उन पर जांच करके ठीक से कार्रवाई हो, इसके लिए अभी वो जांच टीम जांच कर ही रही है। तो पाया जाएगा कि कौन आखिर वो है। अब सवाल इसमें ये भी पैदा होता है कि ओएसडी अगर ऐसा करता पाया गया और जितेंद्र प्रसाद जी मंत्री रहते हुए वो अपने ओएसडी को ही कंट्रोल नहीं कर सकते तो बाकी मंत्रालयों को कैसे कंट्रोल करेंगे और बाकी मंत्रालय कैसे चलेंगे। दूसरी बात ये भी हो सकती है कि योगी जी को ये बात पता लग गई कि मामला कहाँ कहाँ गड़बड़ है, अब किसको निपटाएं या किसको उनको संदेश दिया जाए जिन्होंने ये गड़बड़ किया है, लेकिन उनके खिलाफ सीधा एक्शन, पॉलिटिकल कंपल्सन्स कुछ होते हैं, उन पॉलिटिकल कंपल्सन्स की वजह से उनके ऊपर सीधा एक्शन नहीं लेना चाहिए, एक अवसर देना चाहिए। तो अवसर ऐसे भी दिया जाता है कि बुलाकर हड़का धमका दो। दूसरा अवसर देने का ये भी तरीका है कि ओएसडी को ना ही टर्मिनेट किया ना ही सस्पेंड किया, ओएसडी को वापस भेजकर ये जाहिर कर दिया कि हमारे संज्ञान में सब कुछ है और सावधान रहिए, सही से काम करिए, हम ईमानदारी से काम करवाना चाहते हैं, इसलिए आपको ओएसडी को निपटाकर हम आपको एक अवसर दे रहे हैं, सुधर जाइए, अन्यथा आपके ऊपर भी गाज गिरना लाजिम है, गिर जाएगी और आप संभल नहीं पाएंगे। योगी जी के काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। उनके पास जिस प्रकार से जब भी कोई कंप्लेंट आती है तो योगी जी की खास बात है कि उस पर एक्शन ज़रूर होता है। आप सभी से निवेदन भी मैं करता हूं कि अगर आपके संज्ञान में ऐसा कुछ आता है और आपके पास उसका एविडेंस है तो फिर आप मुख्यमंत्री पोर्टल पर डालिए, योगी जी को डायरेक्ट लिख दीजिए, पत्र उनके पास डाल दीजिए। जैसे ही इस प्रकार का कोई मामला उनके संज्ञान में आता है निश्चित रूप से वो उस पर एक्शन लेते हैं, ये उनके स्वभाव में है, क्योंकि भ्रष्टाचार खत्म किए बगैर प्रदेश का विकास नहीं हो सकता और प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना है तो बड़ी इकोनॉमी बनाना पड़ेगा और भ्रष्टाचार से नो टॉलरेंस, लॉ एंड ऑर्डर पर नो टॉलरेंस। और इंक्रोचमेंट की प्रॉपर्टियां, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन, इलीगल ऑक्यूपेशन, इलीगल कंस्ट्रक्शन, इन सब पर योगी जी
के विषय में आप सबको खबर मिलती होगी कि इन सब पर वो कठोरता से एक्शन लेते। फिर भी भाई इतनी पुरानी मशीनरी बैठी हुई है, इस मशीनरी को एक साथ रिप्लेस भी नहीं किया जा सकता, इस मशीनरी पर एक साथ एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। और इस मशीनरी को क्या किया जाए, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे नए रिक्रूटमेंट होते जा रहे हैं, जैसे जैसे नए अधिकारी आते जा रहे हैं, पुराने अधिकारियों के ऊपर गाज गश्ती जा रही है। और संभव है कि जिस समय हम रिप्लेस कर पाएंगे, उत्तर प्रदेश सरकार जिस समय रिप्लेस कर पाएगी, नए अधिकारी आ पाएंगे और पुराने भ्रष्टाचार वाले अधिकारी जो पुरानी सरकारों के टाइम से भ्रष्टाचार की जिनकी प्रवृत्ति बन चुकी है, उन सभी को निपटना ही होगा। लेकिन फिर भी समय थोड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि लंबे समय से जंग से जकड़ा हुआ प्रशासन है और वो अब 5 साल में जंग छुड़ाकर केवल काम के लायक हुआ है। अभी काम कितना कर रहा है और स्पीड उसकी कितनी है ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन अभी काम के लायक हुआ है। अब मन योगी आदित्यनाथ जी उसमें ऑयलिंग फाइलिंग करके उसको तेजी से चलाएंगे और जो बीच में गड़बड़ करेगा उस पार्ट को रिप्लेस करना ही एक उपाय है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।